This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit number 8, People and Places. यहाँ पर हम unit number 8.6 पढ़ेंगे, Fun Acting Out a Poem. Unit 8, People and Places. Unit 8.6, Fun. अब इसमें आपको क्या करना है कि एक पोएम है यहाँ पे दी गई, डैफोडिल्स, बहुत खूबसूरत पोएम है, दैट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर. आपने क्या करना है कि वर्किंग ग्रुप्स ऑफ 5 enact out the stanza of the poem daffodils allotted to your group in the form of a tableau पेश करना है इसकी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कि पोएम क्या कह रही है, क्या कन्वे कर रही है. तो आप एक टैब्लो प्रिपेयर करें और उसको क्लास के सामने परफॉर्म करें. The Daffodils is a really very beautiful poem written by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़ा पोइट्री में नाम है और ये नेचर का पोइट है, नेचर की ब्यूटी को प्रेज करने वाला. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. आई यानी कि राइटर अपने तौर पे खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो क्या कर रहा था. आई wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. ठीक है, वेल्स और हिल्स. हिल्स पहाड़ियाँ, चोटियाँ जो होती हैं, वेल्स वादियों को कहते हैं. राइटर कह रहा है, पोइट कह रहा है कि मैं एक अकेले तनहा इधर से उधर उड़ रहा था, जैसे कि या फिर रहा था जैसे कि बादल मंडलाता है ऊंची ऊंची वादियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर बादल तैरते हैं यानी उड़ते हैं. इस तरह से मैं इधर से उधर बस ऐसे ही घूम रहा था. When all at once I saw a crowd. फिर अचानक मैंने एक क्राउड देखा, एक हुजूम देखा. क्या था? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. गोल्डन डैफोडिल्स का एक बहुत बड़ा झुरमुट. डैफोडिल्स खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं, गोल्डन फ्लावर्स, येलो, और बहुत खूबसूरत लगते हैं. अचानक उसने ये सीन देखा, राइटर ने. बिसाइड द लेक, beneath the grass, fluttering and dancing in the breeze. वो फ्लावर्स कहाँ पर थे? वो झील के किनारे थे, ठीक है, और साथ में क्या, ऊपर दरख्त के नीचे. ये सीन बहुत खूबसूरत लग रहा था और वो फूल झूम रहे थे हवा में ना. तो उनकी जो मूवमेंट थी, फ्लटरिंग मतलब मूवमेंट, जो हिलने जुलने की मूवमेंट होती है हवा में, हवा चल रही थी इसमें जो मूव कर रहे थे फ्लावर्स, और इस तरह लग रहा था कि जैसे वो डांस कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं. ये खूबसूरत सा सीन डिस्क्राइब कर रहा पोइट नेचुरल ब्यूटी को डिफाइन करते हुए. नेक्स्ट स्टैंजा देखिए. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. कंटिन्यूस मतलब मुसलसल वो चमकते जा रहे हैं. एज द स्टार्स, जैसा कि सितारे, जैसे सितारे चमकते हैं, ठीक है. एज द स्टार्स, यहाँ पे लाइक और एज, ये दो वर्ड्स हैं. अगर आप देखो पोइट्री में तो इट मीन्स के यहाँ पे कंपेयर किया जाता है किसी चीज़ की, कोई भी क्वालिटी को दूसरी चीज़ की क्वालिटी से कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, मिसाल दी जाती है, रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है. और एज और लाइक के बाद जो भी वर्ड आते हैं, तो जहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ हो, जैसे लाइक अ मून, लाइक स्टार्स, एज द स्टार्स लिखा हुआ है, तो ये होती है सिमिली, जिसको उर्दू में भी आप पढ़ते हो. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, इस तरह चमक रहे होते हैं जिस तरह के सितारे चमकते हैं. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जो कि एक मिल्की वे के ऊपर पूरा उनका रास्ता बना होता है, जगमगाते होते हैं सितारे. बिल्कुल इसी तरह से ये डैफोडिल्स मंजर पेश कर रहे हैं. दे स्ट्रेच्ड इट इन नेवर एंडिंग लाइन, वो इस तरह फैले होते हैं, एक लंबी लाइन में जा रहे हैं कि दूर तक नज़र जा रही है लेकिन फ्लावर्स नहीं ख़त्म हो रहे. मतलब इस तरह जैसे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, इतने काउंटलेस है, इतने ज़्यादा फ्लावर्स हैं, ठीक है. एक नज़र में दूर तक नज़र आ रहे हैं, फैले हुए हैं ये डैफोडिल्स. अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, किनारे किनारे के साथ साथ, वो झील का किनारा है ना, उसके साथ चलते जा रहे हैं. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, ग्लैंस से एक निगाह में, जैसे एक नज़र उठा के देखा मैंने एक निगाह में, तो ऐसे लगा जैसे एक बार मैंने 10,000 फूल देख लिए हूँ, इतने ज़्यादा फूल लग रहे हैं. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्पार्कली डांस,
टॉसिंग का मतलब टॉसिंग हेड ऊपर उठाना, जैसे हवा में मूवमेंट। अब देखें पिक्चर भी है ना, ये फ्लावर की देखें, तो हवा चल रही हो तो इनके जो ऊपर के हेड यानी फ्लावर्स हैं ऊपर नीचे यूं भी घूमते हैं, टू एंड फ्रो मोशन में भी, और ऊपर नीचे भी होंगे। तो इस तरह लगता है जैसे इनके हेड्स टॉसिंग कर रहे हों जब दूर से हम देख रहे हैं। और स्प्राइटली मतलब बहुत एक्साइटमेंट में डांस कर रहे हों, यानी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। डिफरेंट वर्ड्स को राइटर यूज़ कर रहा है, वोकैबुलरी को यूज़ कर रहा है, सीन्स को यूज़ कर रहा है, इमेजरी को यूज़ कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि बताने के लिए कि कितना ब्यूटीफुल सीन था। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. तो इस तरह जैसे लहरें भी हैं ना, वो भी झूमती हैं, बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। तो उनकी स्पार्कलिंग मूवमेंट खुशी के अंदर इस तरह की मूवमेंट थी उन फूलों की, जैसे कि वो लहरों की तरह झूम रहे हैं, ऊपर नीचे उठ रहे हैं। और ये सब कुछ देख के एक शायर बहुत खुश होता है, क्योंकि शायर जो है एक तो नेचर का बहुत तारीफ करने वाला होता है, अप्रिशिएट करने वाला होता है नेचुरल ब्यूटी का। सेकेंडली बहुत हसास भी होता है शायर लोग। तो उसने कहा कि एक शायर ये देख के बहुत खुश ही हो सकता है, गे का मतलब खुश, इन सच अ जॉकंड कंपनी, एक इतनी अच्छी खुश, जॉकंड का मतलब ये हैप्पी, कि इतनी अच्छी कंपनी में, इतने अच्छे इन्वायरमेंट में, माहौल में, जब इतनी खूबसूरत और हैप्पीली चीज़ें ऑब्जेक्ट उसको नज़र आएंगे इस माहौल में, ज़ाहिर है कि शायर भी खुश होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखता रहा, गेज का मतलब ये नज़र भर के देखते रहना, मैं उनको दूर देर तक देखता रहा, उन फ्लावर्स को देखता रहा। और फिर सोचा मैंने, व्हाट वेल्थ दी शो टू मी हैड ब्रॉट, कि मतलब इतनी ज़्यादा खुशी, कितनी खुशी मुझे मिल रही है ना इनको देखते हुए, कितना सुकून मिल रहा है। तो ये मेरे लिए एज अ वेल्थ है कि उस सीन को देखते हुए शायर को इतनी ज़्यादा खुशी मिली कि बस वो उसकी यादों में रह गई, वो खुशी और वो एहसास उसकी यादों में रह गया। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, अब कभी ऑफ मीन ऑफन, अक्सर जब मैं कभी लेट जाऊँ, फारिग बैठा होता हूँ, ठीक है, सोफे वगैरह पे, या यूँ ही इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। इन वैकेंट यानी बिल्कुल फ्री मूड में हूँ, कोई भी खास काम नहीं है, फारिग हूँ। या फिर पेंसिव का मतलब संजीदा या ग्लूमी, संजीदा मूड में हूँ या फिर कोई सैड मूड में हूँ, तो फिर क्या होता है कि दे मीन्स वो जो डैफोडिल्स हैं, फ्लावर्स, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो फ्लैश बैक कर लेते हैं, मतलब फ़ौरन मेरी आंखों के सामने वो सीन आ जाता है डैफोडिल्स का, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरी तन्हाई का बहुत अच्छा साथी है, यानी खुशी देता है मुझे। ब्लिस का मतलब खुशी, हैप्पीनेस, और सॉलिट्यूड कहते हैं अकेले को, लोनलीनेस, तन्हाई को। जब मैं अकेला बिल्कुल बोर हो रहा होता हूँ या परेशान हो रहा हूँ, तो जब कभी मैं डैफोडिल्स के बारे में सोचता हूँ तो वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने सीन आ जाता है और मुझे रिफ़्रेश कर देता है और मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ। तो सिंपल, क्योंकि इसका रेफरेंस तो करना नहीं है, जस्ट हमने इसको गो थ्रू करना था पोइम को, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको एलेबरेट नहीं किया। आपने ये करना है कि इसको जस्ट रीड करना है, स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है, और फिर इसके ऊपर टैब्लो पेश करना है, इसके इमोशंस को, फीलिंग को समझते हुए टैब्लो प्रिपेयर करना है, उसको क्लासरूम में आपने परफॉर्म करना है। ये पोइम आपने पढ़ी द डैफोडिल्स, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स आपको दिए जा रहे हैं कि आपने क्या करना है। देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है जब कभी वो पोइट तन्हा बैठ के अकेले में दुखी हो, गमगीन हो या बहुत बोर हो रहा हो, तो फिर डैफोडिल्स का सीन उसकी आंखों के सामने आता है तो उसका दिल खुशी से झूम उठता है, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है वो। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, क्या कौन डांस करने लगता है? उसका दिल जो है, शायर का दिल उन फूलों के साथ झूमने लगता है। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी और इतना ज़्यादा उसने एंजॉय किया था कि वो लम्हा जैसे उसकी यादों में रुक गया हो, रुक सा गया हो, थम सा गया हो। जब कभी वो सोचता है उसको ऐसे लगता है जैसे अभी मैं उनको देख रहा हूँ, तो फिर ये उसको रिफ़्रेश कर देते हैं और ये एवर लास्टिंग इम्पैक्ट बन चुका है उसके लिए, राइटर के लिए। तो मतलब ये पूरी पोइम में सिर्फ और सिर्फ वो खूबसूरत फूलों की खूबसूरती को बयान कर रहा है, बहुत खूबसूरत थे वो, और सराउंडिंग बहुत अच्छी थी, यानी नेचुरल ब्यूटी की।
और इनडायरेक्टली ये अल्लाह ताला की तारीफ़ ही होती है, यानी कुदरती चीज़ें किसने बनाई हैं? अल्लाह पाक ने बनाई हैं। जितनी भी नेमतें हैं दुनिया में जो हमें देखने को मिलता है, और ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ रिफ़्रेशमेंट है कि जब हम इन चीज़ों को, इन नीमतों को थोड़ी देर के लिए देखते हैं तो हम रिफ़्रेश हो जाते हैं। आप कभी करके देख लीजिए, मॉर्निंग में या किसी भी टाइम आप सनसेट को कभी देखें, सनराइज़ को देखें, कभी आप रिवर साइड पे जाएं, बीच पे जाएं, गौर से इन चीज़ों को देखें, या फिर किसी विलेज में चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, ग्रासी फील्ड्स हों, झील वगैरह को देखें, तो आप इन चीज़ों को देख के बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाते हो। सारी आपकी थकन और आपकी टेंशन्स दूर हो जाती हैं अगर आप 5 से 10 मिनट दे दें, या 2-3 मिनट भी काफ़ी होते हैं। कभी रात को बैठ के आसमान पर सितारों और चांद को देखें 5 से 7 मिनट तक ऑलमोस्ट, इससे भी आप रिफ़्रेश हो जाओगे। तो ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और इनको देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और राइटर इस पूरी पोएम में नेचुरल ब्यूटी की तारीफ कर रहा है। अच्छा, here are the steps that you should follow. Read the whole poem individually and then discuss how best you can act out the stanza allotted to your group. पूरी पोएम पढ़ें, आप खुद से पहले पढ़ें, फिर समझें और फिर अपने ग्रुप को बताएं कि इसके ऊपर आप कैसे एक्टिंग करके टैब्लो पेश करोगे. Select one person from your group who will recite the stanza while the other 4 act it out. जैसे अगर आप 5 स्टूडेंट हो तो इनमें से एक पर्सन जो है वो स्टैंजा रीड करे और बाकी के 5 टैब्लो पेश करें, टैब्लो परफॉर्म करें अपनी एक्टिंग से. डिसाइड हु विल डू व्हाट एंड क्विकली रिहर्स इट. आप इस हिसाब से मैनेज कर लें कौन कौन सी ड्यूटी बेटर कर सकता है. तो सिंपली आपने इस पोएम को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसके ऊपर टैब्लो परफॉर्म करना है. वैसे हम जर्नल आइडिया के लिए आपको थोड़ी सी इसकी समरी टाइप कॉन्सेप्ट जो है, मेन कॉन्सेप्ट या मेन सेंट्रल आइडिया नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड कर रहे हैं. यूनिट 8.6, इसमें अभी हमने पोएम पढ़ी द डैफोडिल्स. ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहे हैं हम यहाँ पर. द पोएम डैफोडिल्स हैज़ बिन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है. ही इज़ अ वेल नोन पोइट एंड इज़ नोन एज द पोइट ऑफ नेचर. ये आपको पोएम एक्सप्लेन करते हुए बताया कि वो नेचर का पोइट है, कुदरती खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है अपनी शायरी में. द पोएम डैफोडिल्स गिव्स एन आइडिया ऑफ नेचुरल ब्यूटी इन सिंपल एंड मेलोडियस वर्ड्स. The natural scenes are the source of attraction and inspiration for the nature lovers who fill up their hearts with the emotions of appreciation and enjoyment. जो नेचर से मोहब्बत करने वाले हैं उनको इस तरह की चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें, नेमतें, कुदरती हुस्न, नज़ारे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और वो इनको देख के, इनको ऑब्जर्व करके खुशी महसूस करते हैं, रिफ़्रेश हो जाते हैं. दिस टाइप ऑफ एन्जॉयमेंट इज़ नाउ निगलेक्टेड ड्यू टू आवर बिजी लाइफ. हमारी आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है बड़ी मैकेनिकल है, बहुत बिजी है, और इसलिए हम इस तरह की एन्जॉयमेंट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं. The poet was walking and passing by the fields where he saw a large number of fluttering and dancing golden daffodils growing beside the lake under the trees, as many as 10,000 saw at a glance. शायर वहाँ से गुजर रहा था तो फिर उसने ये नज़ारा देखा, इतने खूबसूरत गोल्डन डैफोडिल्स थे, इतने ज़्यादा थे जैसे एक नज़र में उसने 10,000 फूल देख लिए हों. The beauty of golden yellow flowers highly impressed him and he appreciated their beauty in this poem. वो सीन देखकर वो ज़्यादा मुतासर हुआ, इतना हुआ कि उसने एक नज़म ही लिख दी उनके ऊपर. The daffodils give him the happiness and calm of loneliness, and his heart feeling so happy that it begins to dance with the daffodils whenever he is in a serious or gloomy mood. जब कभी भी वो अकेला हो, शायर कभी ग्लूमी मतलब कि सैड मूड में हो, गमगीन हो, उदास हो, ठीक है, और बैठ के कुछ भी काम नहीं है, तो फिर क्या होता है कि उसकी जो इमेजिनेशन है उसमें ये जो साइट, ये नज़ारा डैफोडिल्स का आ जाता है और वो इसको देखकर बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है और खुश हो जाता है, और ऐसे लगता है कि द साइट ऑफ दैट डैफोडिल्स हैव एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन पोइट्स इमेजिनेशन. उसके तसव्वुर में ये नज़ारा इतना ज़्यादा अहम हो चुका है कि उसके लिए ऐसा बन चुका है कि वो इसको कभी भी भुला नहीं सकता. तो इसका जर्नल कॉन्सेप्ट इस पोएम का ये है, ताकि आपको अच्छे से इस पोएम की समझ आ जाए.
पोइम से रिलेटेड, इसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें से ड्राइव किए गए हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए आपके लिए इसका आइडिया या इसका कॉन्सेप्ट। जैसे कि सपोज हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम डैफोडिल्स। The poem Daffodils has been written by William Wordsworth, and he is a well-known poet and is known as the poet of nature. इसका आंसर आप ये दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो आपको जो मेन कॉन्सेप्ट दिया है उसी में से आप ड्राइव कर सकते हो, या वो भी हो सकता है कि सेंट्रल आइडिया क्या है कि द पोएम डैफोडिल्स गिव्स एन आइडिया ऑफ नेचुरल ब्यूटी इन सिंपल एंड मेलोडियस वर्ड्स। द नेचुरल सीन्स आर द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंस्पिरेशन for the nature lovers who fill up their hearts with the emotions, appreciation and enjoyment. This type of enjoyment is now neglected due to our busy life. तो यही राइटर ने इस पोएम के थ्रू ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम इतनी सारी जो खुशियाँ हैं या फीलिंग्स हैं जो बिल्कुल हमारे फ़ायदे के लिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं आज की दुनिया में। आज की तेज़ तरीन जो रफ्तार वाली स्पीड है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की, उसमें हम इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो हालांकि ये भी एक नेमतें हैं, ये खुशी का ज़रिया है, सोर्स ऑफ ब्लिस हैं जो नेचर ने हमें दी हैं। हमें इनको ऑब्ज़र्व करना चाहिए, इनको नोटिस करना चाहिए, क्योंकि ये हमें ही, हमारे लिए ही हैं, उल्टा हमें ही सर्व करती हैं और हमारे पास इनको नोटिस करने का या देखने का बिल्कुल टाइम नहीं है। ये छोटी सी पीछे एक टॉन्ट भी है छुपी और राइटर का मैसेज भी है कि जो नेचुरल ब्यूटी है उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। इससे हम बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाते हैं, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमारा गुस्सा, हमारी परेशानी दूर हो जाती है। सो नेक्स्ट एस्टिमेटेड क्वेश्चन है, विद व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को किसके साथ कंपेयर करता है? स्टार्स के साथ करता है, जो सिमिली आपको बताया था, SIMILE टर्म है लिटरेचर में, सिमिली। एक चीज़ की क्वालिटी को दूसरी चीज़ से जब कंपेयर किया जाता है उसकी क्वालिटी से। द पोएट ग्रेटली एडमायर्स द ग्लोइंग एंड शाइनिंग ब्यूटी ऑफ द क्राउड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स सो मच that he compares them with beautiful and countless shining stars in the sky. Right? So estimated question number 4 है, what was the poet doing and what did he see? एक्चुअली पोइट क्या कर रहा था और उसने क्या देखा? जाहिर है कि पोइट वहाँ से जस्ट गुजर रहा था और उसने देखा क्या? उसने ये सीन देखा था, उसने साइड देखा कि कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। He was just walking and passing by the fields where he saw a large number of fluttering and shining golden daffodils growing beside the lake under the trees, as many as 10,000 saw at a glance. The beauty of golden yellow flowers highly impressed him and he appreciated their beauty in this poem. Next question number 5 है, what happens to the poet when he lies on his couch? ये लास्ट आंसर में मेंशन किया गया है। तो क्या होता है कि वो खुश हो जाता है जब भी उसको मेमोराइज करता है, रिकॉल करता है, याद करता है उस सीन को। Whenever the poet lies on his couch, he imagines that the sight of these beautiful flowers appears in front of him and gives him the happiness and calm of loneliness, and his heart feels so happy that it begins to dance with the daffodils. Next question number 6, how does the poet describe the flower daffodils? इसका आंसर ऐसे हो सकता है, daffodils is a golden yellow flower. The poet saw the daffodils near the lake under the trees. They were thousands in numbers and they were waving and dancing with the blowing wind. देखिए ये आंसर आप खुद भी कंपोज कर सकते हो। जब आप पूरी पोएम पढ़ोगे, वर्ड्स मीनिंग आपको आते हैं, लेक्चर आप अटेंड करोगे, इसके बाद कॉन्सेप्ट आप पढ़ लोगे, तो इनके आंसर आप खुद बना सकोगे। सिंपली आपको जस्ट आंसर कंपोज करना है। जब आप हर चीज़ को समझते हो, पोएम को समझ गए, तो फिर ये आंसर लिखना भी बहुत ईजी है। और आप ट्राई करें कि आप खुद से इनके आंसर कंपोज करें, लिखें। और ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, ये ज़रूरी नहीं कि आपने इसके आंसर याद करने हैं। ये एक्सरसाइज तो सिर्फ ठीक है टैब्लो के लिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ के आपने परफॉर्म करना है, टैब्लो परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फ्लावर डैफोडिल्स। ये हो गया, इसको डिफरेंट वे में भी आप कर सकते हो। डिफरेंट वे में जैसे कि जब राइटर गुजर रहा था, ही वॉज पासिंग
by the fields where he saw a large number of fluttering dancing daffodils. उस सीन को भी आप इसमें बता सकते हो। मतलब बात वही बतानी है जो पोइम के अंदर हुई है, उसको कहने का अंदाज हमारा डिफरेंट होता है हर एक का। जैसे मैं ये बोल रही हूँ, मैंने दो तरह से आपको बताया, आपके पास दो तीन मेथड हो सकते हैं, दो तीन अंदाज से आप बता सकते हो। राइटर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। तो जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो इसमें हम राइटर के व्यू पॉइंट से हमें पूछा जाता है, तो हमें उसी को ऑलमोस्ट उसी को एनसर्कल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पोइम डैफोडिल्स एंड व्हाट इज द पोइम अबाउट। ये भी क्या है, ऑलमोस्ट ये वही चीज़ है कि ये जो पोइम है किसके बारे में है, इसके बारे में आप क्या जानते हो। तो यही आप इसमें सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, एवरेज समरी, मेन कॉन्सेप्ट और पॉइंट किसके बारे में, थोड़ा सा राइटर का जिक्र और सेंट्रल आइडिया, ये इसका आंसर हो सकता है। तो ये एस्टिमेटेड क्वेश्चन है, आंसर है। इसके अलावा आप पूरी पोइम को थॉरोली रीड करो ताकि आप एमसीक्यूज अगर आए तो एमसीक्यूज कर सको, कोई क्वेश्चन आए तो उसको कर सको, या जस्ट इसके टेक्स्ट को आप समझ सको। और जब आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं तो इसमें आंसर वो आप चूज़ किया करें जो कि टेक्स्ट के अंदर राइटर ने यूज़ किया हो। सपोज के अगर इस तरह पूछा जाए, विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स हिज वैंडरिंग लोनलीनेस विद अ डैश, वो अपने इधर उधर घूमने को किससे कंपेयर कर रहा था। डैफोडिल्स को तो उसने स्टार से कंपेयर किया। अपने आप को जैसे नीचे ऑप्शंस हो, बर्ड है, मून है, क्लाउड और सन, तो आपने अपने हिसाब से आंसर नहीं करना। पोइम के अंदर क्या मेंशन था, पोइम में उसने लिखा था एज अ क्लाउड, फर्स्ट लाइन में ही है, आई वैंडेड लोनली एज अ क्लाउड, तो आंसर इसका होगा क्लाउड। मतलब इस तरीके से जो ऑप्शन हम चूज करते हैं तो वो वही होना चाहिए जो टेक्स्ट में वर्ड यूज हुए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्टर ऑफ